दोस्तों, कहने के लिए तो आज के समय में हमारा समाज काफ़ी हद तक शिक्षित और आधुनिक सोच वाला हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी आज गांव और देहात के लोगों के साथ रीति और रिवाज के नाम पर कई तरह का शोषण किया जाता है। क्योंकि आज की कहानी में भी इसी रीति और रिवाज के चलते 2 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इसकी असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर किसी का कलेजा दहल जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोंडा, और इसी गोंडा ज़िले में एक थाना पड़ता है धानेपुर, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है मेहनौन, और इसी मेहनौन गांव का रहने वाला है बिंदेश्वरी चौरसिया, जिसकी उम्र है लगभग 60 साल के आसपास। बिंदेश्वरी की पत्नी का नाम है प्रभावती चौरसिया, जिसकी उम्र है लगभग 55 साल के आसपास। बिंदेश्वरी के टोटल 6 बच्चे हैं, जिनमें 5 बेटा और 1 बेटी। बिंदेश्वरी जो मुंबई में रहकर नौकरी करता है और अपने साथ अपने 3 बेटों को भी रखता है। इधर बिंदेश्वरी की पत्नी प्रभावती गांव में ही अपने 2 बेटों के साथ रहती है, जिनमें से एक का नाम है सतीश, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल के आसपास, और सबसे छोटे बेटे का नाम है विशाल। ये बात है 21 अगस्त 2023 की रात के लगभग 9 बजे के आसपास। प्रभावती हर दिन की तरह अपने दोनों बेटों के साथ खाना खाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 11 बजे के आसपास प्रभावती की नींद खुलती है, अपने बेटे सतीश को बिस्तर पर नहीं पाती है। प्रभावती को लगता है कि शायद सतीश बाथरूम करने खेतों में गया होगा। इसलिए प्रभावती बैठकर अपने बेटे सतीश का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन सतीश वापस नहीं आता है। सतीश जब सुबह तक भी वापस नहीं आता है तो उसके बाद प्रभावती अपने छोटे बेटे विशाल को लेकर हर जगहों पर सतीश की तलाश करती है। लेकिन इसके बावजूद भी सतीश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए अगले ही दिन 22 अगस्त 2023 को प्रभावती अपने बेटे विशाल को लेकर इसी धानेपुर थाने में जाती है और अपने बेटे सतीश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है तो उसके बाद सतीश की तलाश करते हुए उसके गांव में जाती है और सतीश की मां प्रभावती से पूछताछ करती है। तब प्रभावती पुलिस वालों को बताती है कि साहब, मेरा बेटा इसी गांव के रहने वाले कृपाल चौरसिया की बेटी आरती से बेहद प्यार करता है। दरअसल आरती भी अपने घर में नहीं है। जैसे ही प्रभावती इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस अब मेहनौन गांव के लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस जितने लोगों से पूछताछ करती है, लोग भी तरह तरह की बातें कहते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग एक ही तरह का जवाब देते हैं कि आरती और सतीश अपना घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। पुलिस को जैसे ही गांव के लोगों से इस तरह की जानकारी मिल जाती है, पुलिस अब आरती के बारे में पूछताछ करने के लिए आरती के घर जाती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात आरती के पिता कृपाल चौरसिया और उसके बेटे राघव राम से होती है। पुलिस जब कृपाल से आरती के बारे में पूछताछ करती है तो कृपाल पुलिस को कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन पुलिस जब कृपाल पर दबाव देती है, तब कहीं जाकर कृपाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, गांव वाले जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल आरती सतीश के साथ घर छोड़कर फरार हो गई है। कृपाल जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अब कृपाल से कहती है कि जब तुमको मालूम है कि तुम्हारी बेटी घर छोड़कर भाग गई है, तो तुम उसको खोजने का प्रयास क्यों नहीं करते हो, या फिर तुमने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं किया। इस पर कृपाल पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। इसीलिए पुलिस अपनी टीम के साथ वापस थाने में आ जाती है और फिर सतीश और आरती के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस सतीश के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो पता चलता है कि आखिरी बार सतीश ने आरती से ही बात किया था। पुलिस को जैसे ही इस तरह का कॉल डिटेल मिल जाता है, पुलिस फिर से आरती के घर जाती है और उसके पिता कृपाल से पूछताछ करती है। पुलिस जब दूसरी बार कृपाल से पूछताछ करती है तो कृपाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बेटी की मौत हो गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आरती की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। अचानक रात के समय उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। हम उसका इलाज करवाने के लिए अयोध्या भी गए थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसीलिए हमने अयोध्या में ही आरती का अंतिम संस्कार भी कर दिया है।
लेकिन इस बार कृपाल जब पुलिस वालों को इस तरह से जवाब देता है तो पुलिस को कहीं न कहीं कृपाल के ऊपर शक होने लगता है। इसीलिए पुलिस शक के आधार पर कृपाल और उसके बेटे राघव राम दोनों को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर पुलिस कृपाल से कहती है कि तुमको जो कुछ भी मालूम है सब कुछ सच सच हमको बता दो कि आरती और सतीश कहाँ है, और अगर तुमने सच नहीं बताया तो याद रखना हमारे पास सच उगलवाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे ही पुलिस कृपाल को इस तरह से धमकी देती है, आखिरकार कृपाल अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। कृपाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब आरती और सतीश की हत्या कर दिया गया है। लेकिन कृपाल जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा दहल जाता है। दरअसल आरती और सतीश दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, बल्कि दोनों बचपन से ही एक साथ पढ़ाई भी करते हैं। दोनों जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, आखिरकार सतीश और आरती के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो दोनों फोन पर एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि अकेले में मुलाकात भी करने लगते हैं। जब कुछ महीने का समय गुजर जाता है, आखिरकार आरती और सतीश शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी आरती के पिता कृपाल को मालूम चल जाता है। इधर कृपाल को जब मालूम चल जाता है कि उसकी बेटी का उसी के गांव के रहने वाले सतीश के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो कृपाल इस तरह से गुस्से में आ जाता है कि आरती की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करता है, बल्कि अपनी बेटी के ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां भी लगा देता है, जिसकी वजह से आरती का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे लगभग एक सप्ताह का समय गुजर जाता है। आरती और सतीश की मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन इस दौरान भी दोनों फोन पर एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। 21 अगस्त 2023 को जब आरती के घर परिवार वाले खाना खाकर सोने चले जाते हैं तो आरती रात के लगभग 11 बजे के आसपास सतीश के नंबर पर फ़ोन करती है और उसको मिलने के लिए अपने ही घर के पीछे बुलाती है। इधर रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास जब सतीश की माँ और उसका भाई गहरी नींद में सो जाते हैं तो सतीश अपने घर से निकल जाता है और आरती के घर पहुंच जाता है। आरती को जब फोन करता है, आरती दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और सतीश का हाथ पकड़कर अपने ही घर के पीछे झाड़ियों में चली जाती हैं और दोनों वहीं बैठकर बातचीत करने लगते हैं। क्योंकि दोनों की मुलाकात हुए एक सप्ताह का समय गुजर चुका था, इसलिए दोनों अपने प्यार में इस तरह से डूब जाते हैं कि दोनों को समय का पता ही नहीं चलता है। इधर रात के लगभग 1 बजे के आसपास आरती के भाई राघव राम की जब नींद खुलती है तो आरती को अपने बिस्तर पर नहीं देखता है, तो जाकर अपने पिता को जगा देता है। उसके बाद कृपाल और उसका बेटा राघव राम आरती की गांव में हर जगहों पर तलाश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आरती का कहीं पता नहीं चलता है, जिससे कृपाल को लगने लगता है कि शायद उसकी बेटी सतीश के साथ घर छोड़कर फरार हो गई है। गांव में खोजने के बाद जब वापस अपने घर पर पहुंचते हैं तो राघव राम आरती को खोजते हुए अपने घर के पीछे चला जाता है। लेकिन राघव राम जैसे ही अपने घर के पीछे जाता है, आरती और सतीश को बिना कपड़ों में बेहद आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, जाकर अपने पिता कृपाल को भी बुला लेता है। कृपाल अपनी बेटी को जब इस अवस्था में देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कृपाल और राघव राम सतीश और आरती को पकड़कर घर के भीतर ले जाते हैं और सतीश की काफी बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं। लेकिन सतीश अपनी गलतियों की माफी भी मांग लेता है, लेकिन ये दोनों उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। इधर आरती जब अपने ही सामने अपने प्रेमी को मार खाते हुए देखती है तो अपने पिता से कहती है कि अगर तुम दोनों उसको मारना ही चाहते हो तो साथ में मुझे भी मार दो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहूंगी तो सतीश के साथ ही शादी करूंगी। आरती जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, ये सुनकर कृपाल और राघव राम काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और अपने ही घर में रखा हुआ एक भारी चीज़ उठाकर लाते हैं और आरती के सर पर काफ़ी तेज़ी से वार कर देते हैं, जिसकी वजह से आरती बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही आरती बेहोश हो जाती है, उसके बाद कृपाल और उसका बेटा दोनों मिलकर आरती का गला दबा देते हैं, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही आरती की मौत हो जाती है। उसके बाद ये बाप बेटे दोनों मिलकर सतीश का भी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। आरती और सतीश की जैसे ही मौत हो जाती है, उसके बाद कृपाल और उसका बेटा दोनों अपने आप को बचाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल दोनों को ये डर सताने लगता है
कि अब उनको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए दोनों अब अपने आप को बचाने के लिए दोनों की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। सतीश की डेड बॉडी को अपने ही घर में एक खाट पर रखकर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में जाते हैं और उसी खेत में खाट पर ही सतीश की डेड बॉडी को छोड़कर वापस अपने घर चला जाते हैं। रात के समय जब अपने घर पहुंचते हैं, उसी रात को ही आरती की डेड बॉडी को एक गाड़ी में रखकर अपने गांव से बाहर निकलते हैं और गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर अयोध्या के सरयू नदी के किनारे शमशान घाट पर पहुंचते हैं और बालू के टीले में आरती की डेड बॉडी को दफना देते हैं। उसके बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। दरअसल आरती की डेड बॉडी को इतनी दूर इसलिए जाकर दफनाते हैं क्योंकि कृपाल अपने बेटे से कहता है कि सुबह जब आरती का कहीं कुछ पता नहीं चलेगा, गांव के लोग आरती के बारे में ज़रूर पूछताछ करेंगे। अगर पूछताछ करेंगे तो हम उनको बता देंगे कि आरती अपने एक रिश्तेदार के घर गई है। लेकिन इधर सतीश जब सुबह तक भी अपने घर नहीं पहुंचता है तो उसकी मां थाने पहुंच जाती है और आखिरकार इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। वाकई में कृपाल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस कृपाल की तरफ देखते हुए कहती है कि सतीश और तुम्हारी बेटी दोनों जब एक ही जाति समुदाय के थे तो तुम दोनों ने उनकी शादी क्यों नहीं करवा दिया, तुमने दोनों की हत्या क्यों कर दिया। इस पर कृपाल पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, सतीश मेरे ही पड़ोस का रहने वाला है और इस वजह से वो मेरी बेटी का रिश्ते में भाई लगता है। अगर वो मेरे पड़ोस का नहीं होता तो मैं अपनी बेटी की शादी सतीश के साथ जरूर कर देता। हमने अपनी बेटी को काफ़ी समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आरती हमारी एक बात भी मानने को तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से गांव में हमारी काफ़ी बदनामी हो रही थी। वाकई में कृपाल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस कृपाल की ही निशानदेही पर उसके बताए हुए गन्ने के खेत में जाती है, जहां पर सतीश की डेड बॉडी को बरामद कर लेती है। उसके बाद पुलिस कृपाल और राघव राम को लेकर अयोध्या के सरयू नदी के किनारे पर जाती है और उसकी बताई हुई जगह से आरती की डेड बॉडी को भी बरामद कर लेती है। दोनों की डेड बॉडी बरामद करने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करती है, असलियत खासकर जब सतीश की मां प्रभावती को मालूम चलता है, तो सतीश की मां पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे बेटे और आरती की हत्या में ये सिर्फ बाप बेटे ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें आरती का चाचा आज्ञाराम और उसका बेटा विजय भी शामिल है। हालांकि पुलिस प्रभावती के कहने पर आज्ञाराम और उसके बेटे विजय को भी अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन दोनों के खिलाफ जब कोई सबूत नहीं मिलता है तो आखिरकार पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है। पुलिस कृपाल और उसके बेटे राघव राम को अपनी हिरासत में लेकर इन दोनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप कहां से मेरी कहानी सुनते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका नाम हमारी अगली वीडियो में शामिल करके हमको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।